हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग आज मैट्रिक्स पार्ट 22 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें चल के आ रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं मैट्रिक्स के, तो उसी के तर्जुमे में बिना समय खराब किए हुए आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आज के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पकड़ में आई होंगी, कल वाले भी। इसके बाद देखिए 2 दिन क्लास और चलेगी, शनिवार रविवार, अर्थात तारीख 13 तारीख 14 जून से क्लासें ऑफ हो जाएंगी यूट्यूब में। अब आपके ऊपर है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहता हो। मैं आपको यूट्यूब और टेलीग्राम में मैसेज डालूंगा, उसी मैसेज के अनुसार आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि कैपिटल ए इक्वल टू 1011 और P बराबर, देखो यार सीट में यहाँ B लिख गया है तो P है, यहाँ B लिख गया। जिन लोगों के पास टेलीग्राम में सीट है, ये सीट कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में। टेलीग्राम में सीट पड़ी हुई है और Q बराबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, P की पावर T। Q की वैल्यू क्या है? P की पावर T और कैपिटल X बराबर P की पावर T, Q की पावर 2005, Q की पावर 2005 इंटू P, तब कैपिटल X क्वेश्चन मार्क है। कैपिटल X मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल X मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कैपिटल X एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं इस सवाल को कैसे डील करूंगा? देखिए अब यार ये मुझे याद है 2005 या 6 या 7 में आईआईटी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए क्वेश्चन तो बेहतरीन है, क्वेश्चन तो अच्छा है, इसमें कोई शंका नहीं कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए है क्या इस क्वेश्चन पे, गिवन क्या है? P बराबर लिखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, गिवन दैट। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आपको पता है कि जो मेंस लेवल के सवाल होते हैं वो थोड़ा सा प्राण तो लेंगे ना यार। √3/2, ठीक। और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भर दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भर दो P की पावर T। तो जिस दिन मैं इसका ट्रांसपोज मारूंगा तो √3/2, ये R1 को C1 में लिटा दूंगा और ये R2 है उसको मैं C2 में डाल दूंगा। नाउ P इंटू P की पावर T, जिस दिन मैं इसको मल्टीप्लाई दूंगा √3/2 माइनस 1/2, 1/2 √3/2 इंटू P की पावर T दूंगा √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, ठीक। उस दिन ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो आप देख लीजिएगा ये आइडेंटिटी बन जाएगा, 100% आइडेंटिटी बनेगा। इतना कर लीजिएगा, जैसे P इंटू P की पावर T करेंगे तो 100% आइडेंटिटी बन जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट आपसे बनता है तो आप प्रोडक्ट कर लीजिए, समय खराब करने से कोई फायदा है नहीं। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आगे की कहानी क्या है और क्या आपके पास दी है? देखो दिमाग लगाना, और क्या दिए हुए हैं यहाँ से देखो। और वैल्यू किसकी दी है? Q बराबर P की पावर T वैल्यू दी है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। नाउ अब यहाँ से देखो कैपिटल X की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको बेहतर फील हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखा जाए तो बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ देखो P से मैं P की पावर T याद किया अर्थात इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात किया, P इंटू P की पावर T बराबर कैपिटल I। तो कल मैंने प्रॉपर्टीज भी कहीं लिखाई थे, याद करिए। कभी कभी लॉजिक बैठ जाता है कि A इंटू A की पावर T बराबर कैपिटल I होता है, तो यहाँ पे लॉजिक बैठ गया है, देखिएगा ये लॉजिक बैठ गया है। अब देखिए दिमाग लगाइए, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। A इंटू A की पावर T बराबर मैंने कल आइडेंटिटी लिखाए भी थे, आज आ भी गया P इंटू P की पावर T बराबर I। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक तो है। अच्छा कैपिटल X बराबर क्या है, ध्यान से देखना। कैपिटल X बराबर क्या है? P की पावर T Q की पावर 2005 इंटू कैपिटल P। अब दिमाग लगाना, करना क्या है? करना ये है कि P की पावर T इसकी 1 डिग्री खींच लो, कम कर दो, 2004 कर लो और ये Q इंटू P डाल दो, ये Q इंटू P डाल दो, ये Q इंटू P कर दो, ठीक। अब Q की वैल्यू यहाँ से फेंको। अच्छा 5 को कुछ ऐसे कन्वर्ट किए हैं, दिमाग लगाना। तो ये P की पावर T रहना है, Q की पावर 2004। अब Q की वैल्यू क्या है? P
ए पी की पावर टी इंटू पी लिखा रहे हैं। तो अब दिमाग लगाना पी इंटू पी की पावर टी बराबर आई, ये देखो पी इंटू पी की पावर टी बराबर आई होता है, ये समीकरण 1 से। तो पी की पावर टी रहना है, क्यू की पावर 2004 आ गया। अब ये ए और पी इंटू पी की पावर टी बराबर आइडेंटिटी है, कहां से? समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से। हाँ समीकरण 1 से आ गया। अच्छा यक्स बराबर पी की पावर टी क्यू की पावर 2004, ध्यान से सुनिएगा 2004, और a इंटू आई की वैल्यू आई ए होता है, a इंटू पी। अच्छा अगेन जरा दिमाग लगाना, मैंने क्यू की डिग्री यहाँ क्या थी 2005, तो इससे एक पैटर्न, एक ट्रेंड पकड़ में आ गया, एक पैटर्न, एक तरीका एक पकड़ में आएगा। जिस दिन मैं इसकी एक डिग्री कम कर रहा हूं तो ए पैदा हो जाता है। आगे देखना पी की पावर टी, इसकी मैं एक डिग्री और कम कर दिया, तो क्यू ले आया ए इंटू पी। दिमाग लगाना, कैपिटल एक्स इक्वल टू पी की पावर टी, क्यू की पावर 2003 और क्यू की वैल्यू फिर से डालता हूँ समीकरण 2 से। जिस दिन मैं समीकरण 2 से क्यू की वैल्यू फिर डाल दूंगा तो पी ए पी की पावर टी और ए पी बाहर पड़ा हुआ है। सिमिलर आप बात समझते जाइएगा, क्योंकि आप देखो मेंस लेवल के सवाल कर रहे हैं तो मेरी नज़र में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। पी इंटू पी टी बराबर फिर आई हो गया, ऑलरेडी ए पड़ा हुआ है, ए इंटू पी। जरा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाइएगा। तो कैपिटल एक्स क्या आने वाला है? पी की पावर टी क्यू की पावर 2003, ठीक, और आई इंटू आई ए फिर ए पी ऑलरेडी पड़ा हुआ, दिमाग लगाना। पी की पावर टी क्यू की पावर 2003 ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर पी। यार दिमाग लगाना, ठीक, थोड़ा सा भेजा लगाना, लॉजिक पकड़ना कि क्या चल क्या रहा है। आखिरकार यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मैंने एक डिग्री कम किया तो एक डिग्री एक आई, अर्थात इन दोनों की क्यू और ए की डिग्री जोड़ूंगा ना तो दोनों की डिग्री मिला के 2005 कंप्लीट हो रही है। यहाँ 4 है, डिग्री 1 है। जरा दिमाग लगाना है। इसी प्रकार ट्रेंड समझना इसका। देखो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो लॉजिक पकड़ेंगे। देखो पहली बात तो इस लाइन पे लॉजिक पकड़ो, इस लाइन पे, ठीक। इस लाइन में हमने किया क्या, यहां से देखिए, यहां से पकड़िएगा। मैंने क्यू की एक डिग्री कम किया तो ए आ गया, क्यू की डिग्री मैंने कम किया फिर ए आ गया, तो एक डिग्री और पड़ गई। जिस दिन मैं इसको पी की पावर टी और क्यू की पावर 2002 करूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा। दिमाग लगाना। तो इससे पैटर्न क्या मिल रहा है कि जितनी क्यू की डिग्री घटाते जाएंगे उतनी ए की डिग्री बढ़ती जाएगी। जिस दिन देखो इन दोनों का, इन क्यू और ए का समेशन 2005 हो जाना चाहिए, तो 2 3 5 हो गया। इसी तरह जिस दिन एक समय ऐसा भी आएगा कि इसमें कैंची लगती जाएगी, ठीक, एक समय ऐसा भी आएगा कि पी की पावर टी बार बार गुणा करते चले जाएंगे बार बार, तो क्यू की पावर 0 हो जाएगा। जिस दिन क्यू की पावर 0 हो जाएगा तो ए की पावर 2005 हो जाएगा। वाह क्या यार अच्छा सवाल है। देखिए जरा दिमाग लगाइएगा। देखो बार बार मैं आप समझ गए होंगे, क्यू की डिग्री कम करता जाऊंगा, ए की डिग्री बढ़ती जाएगी। एक ऐसा दिन आएगा क्यू की डिग्री 0 होगी, ये 2005 आ जाएगा। जरा दिमाग लगाइए। यहाँ क्यू की डिग्री 2005 है तो ए नहीं था, जब क्यू की डिग्री 0 हो गई तो देखो यहाँ से दिमाग लगाइए ना, जितनी बार डिग्री घटाते उतनी बार इसकी डिग्री बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन 0 होगा 2005 होगा, और क्यू की पावर 0 वैल्यू 0 होगी, अर्थात वैल्यू क्या आ गई, पी की पावर टी ए की पावर 2005 इंटू पी, इसको पी की पावर टी इंटू पी भर लूँ, ए की पावर 2005 भर लूँ, इसकी वैल्यू आई, कुल मिला के ए की पावर 2005 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 कर दूँ। समीकरण 1 क्या करूँ, 3 करूँ, 1 2 3, इसको 3 कर दूँ, ठीक। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है। कैपिटल एक्स की वैल्यू ए की पावर 2005 आ गया, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब यार बच्चे के दिमाग में पहले तो यहाँ तक नहीं निकाल पाएगा, निश्चित रूप से पहले यहाँ तक नहीं निकाल पाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, यदि मैं मिटा दिया हूँ, इरेज कर दिया हूँ, आप वीडियो को पीछे थोड़ा सा करके रोक के आप नोट कर लीजिएगा, लॉजिक पकड़िएगा। नाउ ए स्क्वायर पकड़ो जल्दी से। ए स्क्वायर बराबर ए मल्टीप्लाई ए। जिस दिन मैं ए स्क्वायर डालूंगा उस दिन 1011 होगा, अगेन 1011 होगा। बात समझना। जब मैं ए स्क्वायर किसकी वैल्यू डालूंगा, ठीक, मल्टीप्लाई दूंगा तो 1 0, तो 1 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ 0 0 0 0 आ गया। फिर यहाँ जिस दिन 1 1 पकड़ूंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा।
और ये 1 रहेगा। देखो यार दिमाग लगाना, 100% जिस दिन आप ए क्यूब निकालोगे, अब आप कर लीजिएगा, देखो ट्रेंड पकड़ा जाता है इस पैटर्न का, ए क्यूब जिस दिन करोगे तो 1 0 यहाँ 3 आ जाएगा, 100% ऐसा आने वाला है। जिस दिन ए की पावर 4 करूंगा उस दिन यहाँ 1 0 यहाँ 4 हो जाएगी, केवल यहाँ बदलेगा, यहाँ 4 आएगा। जिस दिन मैं ए की पावर 10 करूंगा उस दिन मेरी तकदीर 1 0 10 1 होगी। और जिस दिन मैं इसी प्रकार किसकी डिग्री लगाना है, 2005 की, सुनना, ए की पावर 1 था तो वैल्यू यहाँ 1 थी। जिस दिन ए की पावर 2 था तो यहाँ वैल्यू 2 आ गया, 3 है 3 आ गया, 4 है 4 आ गया, 10 है 10 आ गया। अब ये वैल्यू कितनी देगा आपको, 1 0 यहाँ 2005 1 9। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 से चल रहा हूँ तो कैपिटल एक्स रहा कितना आ गया, कैलकू वैल्यू 1 0। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप चाहे अपनी किस्मत बना लो अथवा बिगाड़ लो, आपकी मर्जी। मैंने 2 महीने, आपको याद होगा 16 अप्रैल से मैं पहला यूट्यूब में डिटरमिनेंट पार्ट 1 का वीडियो डाला हूँ और आज 12 है शायद, हाँ 12 जून है। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन 2 महीने की क्लास पढ़ा दी। इस 2 महीने मैंने 2 महीने की क्लास में आपको पीछे नहीं होने दिया। अभी तक हम लोग पीछे नहीं हुए, लेकिन बेटा मैं भी मजबूर हूँ अब आगे की क्लास ना पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग समझदार हो। कब तक पढ़ाता रहूँगा इसे, जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे। तो कृपया सिस्टम पे आ जाइए। मतलब सिस्टम का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन हो जाए अर्थात एडमिशन हो जाए। एडमिशन कैसे होगा, आपको फीस देनी पड़ेगी, तो फीस देंगे एडमिशन हो जाएगा कि क्लास बढ़ा दें। उसी फीस में ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसी फीस में ऑफलाइन पढ़ाएंगे, करेंगे बेहतर। देखो काम तो वही करना है। अभी सितंबर अक्टूबर से पढ़ाने लगेंगे तो फिर देखो काम तो वही करेंगे, आप पैसा देंगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना पीछे हो जाएंगे कि घबराहट होने लगेगी माइंड में, जल्दी जल्दी कोर्स खींचेंगे, फिर वो मजा नहीं रह जाएगी। तो कृपया ये सब चीजें आप थोड़ा सीरियस हो लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, ये क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक फंक्शन दिए gx का, ए की पावर x डिटरमिनेंट है, ए की पावर 3x, ए की पावर प्लस का 5x है, ए की पावर -x है, ए की पावर -3x है, ए की पावर -5x है, x स्क्वायर है, x की पावर 4 1, तब gx सम या विषम है, विषम फलन है। चेक करना, ये चेक करना है कि यदि gx की डिटरमिनेंट वैल्यू ये है तो gx एक फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। देखो यार होने के लिए कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन कहाँ का है, डिटरमिनेंट का, किंतु फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया। अब इसीलिए गणित एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। मैंने आपको ऑड इवन फंक्शन जब आईटीएफ पढ़ा रहा था तो बताया हूं। मैंने तो बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया है कि आपका शेड्यूल अच्छा रहे ताकि आप बेहतर पढ़ पाओ, क्योंकि शेड्यूल अच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करते हैं, गिवन दैट, दिमाग लगाना, जल्दी से देखिए, लिखना शुरू कर दो, बैठना नहीं कोई कि मैं आपका सम्मान करूं तब आप लिखना शुरू करो जब मैं कहूं। -x स्क्वायर x की पावर 4 1। ठीक, देखो दिए गए फलन के दोनों पक्षों में कैसे चेक करते हैं, आपको पक्षों में x के स्थान पर -x डाल देते हैं, समझ में आ गया, तभी तो ऑड इवन चेक होता है। x के स्थान पर -x रखने पर जरिए डालिए। जिस दिन मैं इसको -x डालूंगा उस दिन इसकी तकदीर क्या होगी, a की पावर -x, ये माइनस डालूंगा तो +x हो जाएगा, +x हो जाएगा। और ये समझिएगा -x का वर्ग ही होगा, यहाँ a की पावर -3x होगा, a की पावर +3x हो जाएगा, -x घात 4 हो जाएगा। x की जगह -x डाल देना भैया, यहाँ a की पावर 5x हो जाएगा। यहाँ x है ही नहीं तो क्या डालोगे, जरा दिमाग का। इसके बाद वैल्यू क्या आ गई, g -x, भेजा लगाना, वैल्यू है g -x इक्वल टू सुनना, ध्यान से सुनना, a की पावर -x, a की पावर -3x,
ए की पावर माइनस 5x रहना है। फिर इसके बाद क्या है, ए की पावर x, ए की पावर 3x, ए की पावर 5x रहना है, प्लस का x स्क्वायर s घात 4 1 हो जाएंगे। इसमें क्या कर रहा हूँ, C1 इंटरचेंज C2 कर रहा हूँ, अर्थात C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट में पढ़े हैं आप कि कोई दो लगातार रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, तो साइन यहाँ बदल गया। इसको मैं इधर फेंकूंगा, ए की पावर x, ए की पावर 3x, ए की पावर 5x, ए की पावर माइनस x, ए की पावर 3x, ए की पावर 5x, x की पावर 4 1। देखो दिमाग लगाना है, ये मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाले दे रहा हूँ, दिमाग लगाइए। g माइनस एक्स की वैल्यू, इतना डिब्बा देखो माइनस ये पहले से पड़ा हुआ, इतना डिब्बा gx है, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। आपको क्या लॉजिक पकड़ में आया, यदि मैं इनपुट में डोमेन में x के स्थान पर माइनस एक्स डालूं, याद होगा मेरे क्लास जब आप पढ़ने आए थे ऑफलाइन, यदि मैं इनपुट के अंदर चेंजिंग मारूं, आउटपुट के बाहर चेंजिंग आ जाए तो ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। यदि g माइनस एक्स प्लस ना आता तो सम फलन होता, तो अतः दिया गया, ये सब मैं बकवास नहीं करूंगा, आप पढ़ चुके हो बेवकूफो, दिया गया फलन एक सम फलन, सॉरी विषम फलन, ऑड फंक्शन। ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि बेहतरीन ही क्वेश्चन था। ये तो मैंने आपके साथ अपनी बात साझा की है कि अच्छे क्वेश्चन, देखो मेंस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन IIT JEE मेंस में आया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो फर्जी बता रहा हूँ, समय नहीं फर्जी बताने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं कर चुका हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ, एक बार मैं इस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट की सीट में डील कर चुका हूँ, किंतु ये JEE मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको दोबारा डील करने की कोशिश करता हूँ। बेस लगाए, log x y 1, log z y, log base x into z, log base y into z का मान बताइए, का मान बताइए। कृपया क्वेश्चन लिख लें सभी स्टूडेंट, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें, तब तक मैं देख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को तब तक नोट कर लीजिए। ठीक, देखो इसकी वैल्यू लिखना है डेल्टा एच कल टू, सुनिएगा ध्यान से, इस एक को लिखा रहने दो, पता है क्या हो जाएगा, log y अपॉन log x। मैं अभी एक फार्मूला बताऊंगा आपको, ये क्या, जो बेस होता है वो डिनोमिनेटर हर में आ जाता है, log x, जो बेस होता है वो हर में आ जाता है। ठीक, इसके बाद का लॉजिक पकड़ना, log x अपॉन log y, एक लिखा रहने दो, log z अपॉन log y, ये क्या होगा, देखो कुछ लोगों को log के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे, तो सवाल ठेंगा बनेगा, log y अपॉन log z। एक मैं यहाँ सूत्र फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, क्या फार्मूला सुनना, log m अपॉन n की वैल्यू होती log m, बेस e लग जाता है, जब कोई बेस ना लगा हो तो ई पढ़ते हैं, लेकिन ई लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, अर्थात log बेस e इंटू एम अपान log बेस e इंटू एम, ये फार्मूला होता है। कुल मिला के log m अपान n है ना, तो log m अपान log बेस n हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना ठीक रिश्ते को, R1 में मैं 1/log x कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, 1/log x कॉमन, R2 में 1 अपान log y कॉमन लूँगा, और R3 में 1 अपान log z कॉमन लूँगा। तो जिस दिन ये पिक्चर बैठेगी तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना, जिस दिन 1 अपान log x डिवाइड दूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है, ये आ जाएगा यहाँ log x, यहाँ क्या आएगा log y, यहाँ क्या आएगा log z,
और यहाँ log 1/log y कॉमन हुआ तो log x, log y, log z, यहाँ log z कॉमन हुआ तो log x, ठीक, log y, log z। यार देखो C1 देखना R1 बराबर R2 बराबर R3, कोई दो रो बराबर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ये तो तीनों रो बराबर होंगे, वैल्यू 0 होगी। रीजन R1 बराबर R2 बराबर R3, यानी दो रो इक्वल उठे तो भी वैल्यू इसकी 0 हो जाती। यहाँ पे तो तीनों रो बराबर हैं तो बेशक मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, डेल्टा इक्वल टू 1 2a 3a 4 साइन a अपान b साइन b अपान b साइन b अपान b 8 साइन a 8 साइन a cos a 2 cos b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कृपया सब लोग क्वेश्चन को नोट कर लें, तब तक सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को नोट कर लें। मैं क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। देखना, ध्यान सुनना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा और सरल क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म सा क्वेश्चन। देखना ध्यान से। आज मैं कुछ उदास नजर आ रहा हूं पढ़ाने में। देखो, मैं आपको फार्मूला दिला दूं। साइन रूल आपको याद होगा, साइन रूल याद है? भूल गया। साइन रूल क्या होता है? साइन बी बराबर, याद करिए, साइन ए बराबर के इंटू ए, पढ़ें आप, साइन ए बराबर के इंटू ए, और साइन बी बराबर के इंटू बी। तो दिस इम्प्लाइज, जरा दिमाग लगाना, यहां से मैं साइन बी अपान बी की वैल्यू के पकड़ लूंगा, दोनों सूत्रों में काम हो जाएगा। नाउ डेल्टा इक्वल टू, ये साइन रूल होता है। यार देखो, सवाल कहां से कहां ले गया। कक्षा 11 की क्लास में जब मैं आपकी विदाई कर रहा था, उस समय मैं साइन को साइन रूल पढ़ा रहा था। देखिए, मेंस लेवल में बहुत ऐसे चैप्टर हैं कि जो एनसीईआरटी में नहीं है, उनको आपको पढ़ना चाहिए। नहीं क्या करोगे यार। देखो, ये 1 2a 3a रहना। अब दिमाग लगाओ। साइन बी अपान बी की वैल्यू कितनी है? के, तो 4k पढ़ा जाएगा। क्या होगा? 4k। दिमाग लगाना। साइन ए की वैल्यू क्या है? के इंटू ए, तो 8k इंटू ए आ गया। साइन ए की वैल्यू फिर k इंटू ए, तो 12k। ये साइन ए की वैल्यू k इंटू ए है ना, और साइन बी अपान बी की जगह k है, तो इस साइन अपान बी की जगह k डाल दिया, तो 4k। साइन ए की वैल्यू k इंटू ए, फिर k इंटू ए, तो 12ka। फिर क्या है? 1 2 cos b। cos b को डरना नहीं, लिखा रहे हैं दो जगह पे, दिमाग लगाना। C2 से 4k कॉमन ले लीजिए। C2 से 4k कॉमन लो तो 1 2a 3a। 4k कॉमन लूंगा तो 1 2a 3a 1 2 cos b। वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। रीजन C1 बराबर C2। आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट में, आपको चीज़ें पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इक्वल आउट होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो आप लोगों को बेहद ये बातें अच्छी तरह से पता है कि ये डिटरमिनेंट 0 चली गई। तो मैं तब तक मार्के में स्याही लगा लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि समय बच जाए। मैं हट जाता हूं बोर्ड से, उसका रीजन ये है कि ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखने लगे। आपको लगता होगा सर जी गोल हो जाते हैं बीच बीच में, क्या करें यार, गोल नहीं होंगे तो क्या होंगे, गोल तो होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात शुरू। यदि लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा, लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 3, सुनने का, लेमडा माइनस 3, लेमडा माइनस 1, माइनस 2 लेमडा, लेमडा प्लस 4, लेमडा प्लस 3,
लेमडा माइनस 4 3 लेमडा इक्वल टू पी लेमडा की पावर 4 क्यू लेमडा क्यू आर लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा प्लस टी। तब टी का मान बताइए, तब टी का मान बताइए। क्वेश्चन लिखिए। तब टी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप तब तक क्वेश्चन को नोट कर लें, यहाँ तक की बातें आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। देखो यार, लिख गया, क्वेश्चन लिख गया। इसके बाद देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख दिए होंगे। टी की वैल्यू ये गिवन दैट लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा गिवन दैट, और क्वेश्चन को आप पुनः फिल कर लीजिए, पुनः भर लीजिए। देखो टी की वैल्यू फाइंड करना है, टी की वैल्यू फाइंड करना है। किसी ने दिमाग लगाया कि यार टी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेमडा को साले को भगा देते हैं, तो बहुत सारे लेमडा बराबर 0 डाल देते हैं। क्योंकि देखो जिस दिन मैं लेमडा बराबर 0 डालूंगा उस दिन इतना आत्महत्या कर लेगा कि उल्टी बचेगा, वैल्यू आ जाएगी दोनों पक्षों में। अरे मैं एक ही वैल्यू डाल रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है यार, दोनों पक्षों में लेमडा इक्वल टू 0 रखने का। पुटिंग वैल्यू लेमडा इक्वल टू 0 बोथ साइड, या पुटिंग लेमडा बराबर 0 बोथ साइड लिख दीजिए। देखो जिस दिन लेमडा 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, सुनना -3 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, बात समझना, -1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ लेमडा की वैल्यू डालूंगा तो 4 आ जाएगी। अरे लेमडा की वैल्यू 0 डालूंगा 4 आ जाएगी, यहाँ लेमडा डालूंगा 3 आएगा, बात समझना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आ गया, लेमडा डालूंगा -4, यहाँ 0 बराबर, यहाँ कितना आया, टी आया। यार एक बात मैं आपको और समझा दूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। एक मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं कि यदि प्रिंसिपल डायगोनल में, अब प्रिंसिपल डायगोनल में तीनों एलिमेंट 0 हैं, बात समझना, तीनों एलिमेंट 0 हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ +1 लिखा है, -3 लिखा है, यहाँ -3 लिखा है, +3 लिखा है, अर्थात ये अपोजिट बिल्कुल एलिमेंट हो। जरा दिमाग लगाइए, ये ऊपर, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट बिल्कुल सेम लिखे हैं, केवल इंटरचेंजेस चिन्ह होगा। यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ +3 है तो यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, +4 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, अर्थात ये t बराबर 0 आ गया। तो कभी भी ऐसे केस आ जाए डिटरमिनेंट में तो आप एक्सपेंड भी ना करो, प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यू 0 है और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंटों को केवल माइनस का फर्क हो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। चलिए मन की आंखें ना देख पा रही हूं तो मैं आपको कहो तो एक्सपेंड कर दूं, देखो इसको एक्सपेंडिंग भी कह दे रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलो जिस दिन मैं R1 से एक्सपेंड करूंगा तो दिमाग लगाना, इधर लिख रहा हूं t बराबर, इधर क्या हो गया, ये प्लस माइनस चिन्ह होता है तो +1 हो गया, ठीक। इसके साथ ये समझ गए होंगे क्या उड़ा, C2 उड़ गया, C2 उड़ा तो कितना आएगा 1 0 0 माइनस का 12 प्लस का 12, 0 + 12 आ रहा, देख लीजिए। फिर इसके बाद +3 कॉमन होगा, +3 कॉमन होगा तो ये उड़ गया, तो ये कितना आएगा 4, वैल्यू कितनी आ रही है, लोचा क्या होगा, 1 मिनट यहाँ देखते हैं, ये कॉमन हुआ तो 0 + 12 आएगा, माइनस चिन्ह होता है, -12 आएगा, -12 आएगा। फिर ये 3 आया, 3 तो 4 -0 आ गया, देखना ध्यान देना, t बराबर -12 आ रहा है, +12 आ रहा है। तो यार मैंने लॉजिक क्या बताया, लॉजिक बताया कि कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल में तीनों एलिमेंट 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट सेम लिखे हो, बशर्ते साइन का फर्क हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। कभी ज्यादा तड़पना नहीं परीक्षा, यानी परेशान हो जाओगे। अरे जल्दी से यार, वैल्यू वहां पे तो मेंस लेवल में तो आपको सब्जेक्टिव थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखा जाए। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन आगे। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा + 2π/3, साइन थीटा माइनस का 2π/3, cos थीटा + 2π/3, cos थीटा माइनस 2π/3, sin 2 थीटा + 4π/3 और sin 2 थीटा माइनस का 4π/3। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है
इस डिटरमिनेंट को मैं लेमडा के बराबर मान लिया हूं और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए था। पिछले वाले क्वेश्चन में टी की वैल्यू मांग रहा था, इसमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मांग रहा है आपसे। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, R1 रिप्लेस R2 रिप्लेस R2 प्लस R3 ये कर दीजिएगा। आप R2 रिप्लेस R2 प्लस R3 कर दीजिएगा। इसका मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है और R2 और R3 को जोड़ना है, अर्थात R1 रिप्लेस, समझ गए होंगे, R1 रिप्लेस R2 रिप्लेस R2 प्लस R3। जब ये R2 और R3 को आप जोड़ के देखिएगा, कहो तो देखो मैं जोड़े दे रहा हूं, एक एलिमेंट जोड़े दे रहा हूं, साइन थीटा प्लस 2π/3, हाँ, प्लस का साइन थीटा माइनस 2π/3। सुनना, वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा कॉस 2π/3 प्लस 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 कास थीटा साइन 2π/3। हाँ, ये वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इंटू कॉस 2π/3 माइनस का कॉस थीटा साइन 2π/3। तो ये दोनों ढल गए, ये तो कट जाएंगे ना, ये कट गए, ये दोनों जुड़ गए, 2 साइन थीटा कास 2π/3, दिमाग लगा ना, 2π/3, 2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है π/3 को, एक कास 120 की वैल्यू -1/2, वैल्यू माइनस साइन थीटा आ गई, यहाँ वैल्यू माइनस साइन थीटा आ जाएगी। सिमिलर वैल्यू ये माइनस कास थीटा आ जाएगी, माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, इतना समझदार हो यार। अब मैं बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थोड़ा कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ भाई। इतने मैंने डिटरमिनेंट में तो 20 वीडियो लगाए हैं, एक 1.5 घंटे के। ये वैल्यू आप लिख लीजिएगा। बाकी R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, जो कहते हो टी प्ले R3 आप जो कहते हो टी प्ले। देखो यार, दिमाग लगाना, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा, वैल्यू 0, R1 बराबर R2। क्वेश्चन समाप्त हो गया। नए कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सांडिक का अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, अगले हेडिंग बनाते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे। R2 से आप माइनस चिन्ह यहाँ से उठा के कॉमन ले लोगे, समझ में आ गया। तो R1 बराबर R2 आ जाएगा। जिस दिन R1 R2 बराबर हो जाएंगे, किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वलेट हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, जैसा कि आपको बता चुके हैं। अगली हेडिंग बनाना है आपको, डिफरेंशिएशन। हेडिंग बनाओ, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक, हिंदी में लिखेंगे सांडिक का अवकलन, सांडिक का अवकलन। कैसे करते हैं सांडिक का अवकलन, समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ इसके। अब डिटरमिनेंट को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सपोज दैट कोई डिटरमिनेंट है, दिमाग लगाना, कोई डिटरमिनेंट है आपके पास इस तरह की R1 R2 R3, भेजा लगाना है। देखो इसका लॉजिक कब पकड़ में आएगा, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके देखिए 2 तरह से रास्ते होते हैं, इफ देन। मैं डैश लगा दूंगा। डिफरेंशिएशन देखिए अभी हम लोग 5वें चैप्टर से पढ़ेंगे, सॉरी चौथे चैप्टर, चौथा दूसरा तीसरा चौथा 5वें चैप्टर से, पार्ट 2 के। इसके बाद डिफरेंशिएशन ही मुझे पढ़ाना है, क्योंकि पहला चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन है, जो कि मैंने अभी स्किप किया है। दूसरा तीसरा चौथा हमारे खत्म हो गए एनसीईआरटी के। अब 5वें चैप्टर से डिफरेंशिएशन ही हम डील करेंगे। तो y का अवकलन y डैश होता है, डेल्टा का अवकलन डेल्टा डैश होता है, जबकि वेरिएबल के रिस्पेक्ट होता है। बताऊंगा यार, अभी टेंशन मत करिए, ठीक है, तो ध्यान सुनना। इसमें होता क्या है कि पहले रो का अवकलन कर लेते हैं, अर्थात R1 डैश, बाकी उसी तरह उतार देते हैं, ठीक। फिर प्लस करके दूसरी रो का अवकलन करते हैं, R1 के बाद R2 डैश लगा देते हैं, फिर उसी तरह उतार लेते हैं R3। फिर प्लस करके तीसरी रो का अवकलन करते हैं, R1 R2 R3 डैश। ये एक तरीका हो गया, ठीक। या एक तरीका और है, देखो अभी आपको यदि क्लिक ना कर रहा हो तो परेशान मत होइएगा। इफ मैं भी बताता हूँ, डेल्टा इक्वल टू, अभी सब समझ में आएगा। कहीं इस तरह का C1 C2 C3 में डिटरमिनेंट बनी है तो क्या करेंगे, देन डेल्टा डैश, अवकलन कर रहा हूं मैं इसका, डेल्टा डैश। देखो पहले
पहले कॉलम का अवकलन कर दोगे, अवकलन का मतलब C1 डैश, दूसरा तीसरा कॉलम जो करते उतार लोगे, फिर पहले कॉलम को उतार लोगे, दूसरे कॉलम का अवकलन कर दोगे, तीसरे कॉलम को सिमिलर उतार लोगे, फिर इसके बाद पहला कॉलम उतार लोगे, दूसरा कॉलम उतार लोगे, तीसरे कॉलम का अवकलन कर दोगे। तो ये इसका नियम है, आप देख लीजिए, इसका ये कॉन्सेप्ट आप जल्दी से उतार लीजिए। फिर मैं भी क्वेश्चन करता हूं, फिर उसमें लॉजिक आपको पकड़ में आएगा। फिर अभी अभी तुरंत इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, तब तक आप इसको जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है वो चाहे रो के रिस्पेक्ट करें या कॉलम के रिस्पेक्ट करें, कहानी एक ही होती है, वैल्यू एक ही आएगी। तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट इतना कंप्लीट कर लें, जितने भी स्टूडेंट हैं इतना आप ये सब मैनेज कर लीजिए। फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कहानी है क्या। कहानी का नया मोड़, क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ fx cos x 2 sin x tan x x square x 1 2x1 then limit x tends to 0 f dash x upon x क्वेश्चन मार्क। देखो f डैश का मतलब होता है अवकलन करना, अवकलन के बाद x को डिवाइड देना और फिर लिमिट लगाना। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सीरियस रहिएगा ताकि मैं बेहतर कर पाऊं। गिवन दैट fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cos x 2 sin x tan x x स्क्वायर x 1 2x1। देखो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको, DWR 2x ऑफ बोथ साइड, अर्थात दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। तो fx का अवकलन f डैश x होता है, इसका अवकलन समझिएगा। बिल्कुल सीरियस रहिएगा, मुझे परेशान ना करिएगा कि मैं परेशान होता रहूं। तो इसका आप अवकलन कैसे करेंगे, मैं अभी आपको तुरंत समझाने की कोशिश करता हूं। इसका आप अवकलन कैसे करेंगे अभी मैं समझाता हूं। देखो मैं रो के रिस्पेक्ट कर रहा हूं, जो भी आपके पास डिटरमिनेंट है ना, तो आप पहले डिब्बे में देखो 3 डिब्बा बनाएंगे। जब 3 का ऑर्डर हो तो 3 डिटरमिनेंट बनाना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको 3 डिटरमिनेंट बनाना है। ठीक, रो के सापेक्ष करें या कॉलम के सापेक्ष करें, मैं रो के सापेक्ष करके बता रहा हूं। इस डिब्बे में केवल पहली रो का अवकलन होगा, बाकी कोई अवकलन नहीं होगा। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, पढ़े होंगे आप कक्षा 11 में। x का अवकलन 1 का अवकलन 0, बाकी R2 R3 को कुछ नहीं करना, ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 2x, बात समझ में आई, समझ में आगे होगा। ठीक, अब जरा दिमाग लगाइए, भेजा लगाइएगा, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा ये, बाकी तो आप सिमिलर उतार लीजिए। आपको करना क्या है, पहले डिब्बे में केवल R1 का अवकलन कर देना, R2 R3 से कुछ नहीं करना। तो मैंने R1 का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x का 1 का 0, बाकी सिमिलर मैं टीप रहा हूं। क्या लॉजिक है यार बनाने वाले ने। दूसरे डिब्बे में R2 का अवकलन करेंगे, तीसरे डिब्बे में R3 का अवकलन करेंगे, बाकी से टीपते रहेंगे उसी तरह। हाँ भैया क्या कहानी है, cos x 1, हाँ 2 कांस्टेंट है, आपको पता होगा, साइनस का अवकलन cos x, तो 2 cos x, समझ में आ गया होगा, 2 cos x। अब सुनिए, x स्क्वायर का अवकलन 2x का अवकलन 2, दूसरे डिब्बे में R2 का अवकलन करना है, बाकी को उसी तरह उतार लेना है, tan x x 1, तीसरे डिब्बे में R3 का अवकलन करना है, अर्थात R1 और R2 को ज्यों का त्यों मैं लिख लूँ, sin x स्क्वायर 2x। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, अवकलन क्या, sec स्क्वायर x, बात समझ में आ गई होंगी, sec स्क्वायर x का 1 का 0। तो अवकलन का लॉजिक पकड़ में आया। हमने क्या लिखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर fx का अवकलन f डैश x होता है। आपको पता होगा f डैश x को dy/dx भी पढ़ते हैं, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। पहले डिब्बे में केवल R1 का अवकलन हुआ है, दूसरे सारणी में R2 का अवकलन हुआ, तीसरे सारणी में R3 का अवकलन हुआ, ये कॉन्सेप्ट होता। अथवा कॉलम के रिस्पेक्ट करता तो पहले इसको करता पहले डिब्बे में,
बाकी उतार लेता है, फिर दूसरे डिब्बे में C2 करता है, फिर तीसरे डिब्बे में C3 करता है। यही मैंने लॉजिक आपको थ्योरी में बताने की कोशिश की है। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखो लिमिट अभी नहीं डालना, आप x का डिवाइड दे दो, अगली लाइन में आप x का डिवाइड दे दो। वैल्यू किसकी चाहिए, मैं इधर लिखे ले रहा हूं, यहां पे मैं लिखे ले रहा हूं, आप लोग मत लिखेगा। लिमिट x टेंड टू 0 f डैश x अपान x, ये क्वेश्चन मार्क है, हम लड़ाई इसके लिए लड़ रहे हैं, तो मैं लिमिट बाद में डालूंगा। पहले मैं कर क्या रहा हूं कि f डैश x अपान x की वैल्यू ज्ञात कर लूं। मैं वैल्यू ज्ञात करूंगा f डैश x अपान x की, अर्थात अपान x का मतलब बोथ साइड में x का भाग हो गया, माइनस का 2 साइन x, सॉरी माइनस का साइन x, 2 साइन x tan x, लिख लो यार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, cos x x 1 2 cos x 2x 2 tan x x, ये वाली डिटरमिनेंट बची 1/x, cos x x 1 2 sin x x स्क्वायर 2x sec स्क्वायर x 1। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपके साथ। देखो अब इसकी कहानी है क्या, मैं आपको बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो करना क्या है, ये लॉजिक तो पकड़ में आ गया, बोथ साइड x का डिवाइड दे दिया, यहाँ x डिवाइड हुआ, यहाँ x डिवाइड हुआ, यहाँ x डिवाइड हुआ, तो मैं ये सब रहता ना फैला के साफ सुथरा लिखा हूँ, समझ में। इसके बाद आपको करना क्या है, f डैश x डिवाइड बाई x, ठीक, f डैश x डिवाइड बाई x, इस 1/x को जब अंदर ले जाऊंगा तो माइनस का साइन x बाई x 2 साइन x बाई x tan x बाई x, मतलब अच्छा, बाकी इसको इसी तरह लिखा रहेगा यार। इस 1/x को मैंने क्या किया, C1 में गुणा कर दिया। अच्छा उल्टा समझो, C1 से 1/x कॉमन होता तो ये आ गया, तो इस क्वांटिटी को मैंने इसके अंदर C1 इसमें मल्टीप्लाई मार दिया, क्योंकि मैट्रिक्स होता तो सब जगह मल्टीप्लाई होता, किंतु डिटरमिनेंट में किसी एक रो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कहां कहां करना है आंख मूंद के नहीं कर देना, बेजा लगा करना है ताकि वैल्यू दे दे। अच्छा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, समझा रहा हूं। इस पे क्या करना है कि इस 1/x का मल्टीप्लाई C2 में दे दो। C2 में देने से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं समझाता हूँ। जब इसको मैं C2 में दूंगा मल्टीप्लाई, तो एक cos x 2 cos x tan x लिखा रहेंगे, tan x। और जरा इसकी वैल्यू देखें, यहाँ x बाई x क्या हो जाएगा, x बाई x, फिर 2x बाई x, अगेन x बाई x, ठीक, बाकी 1 2 1 लिखा रहेंगे। यार थोड़ा सा स्टेप आप समाहित कर लीजिएगा कायदे से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे लाइन पे आ जाते हैं, तीसरे लाइन पे आ जाते हैं। इस 1/x को क्या करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस 1/x को यहाँ पे भाग लगाना है, यहाँ पे भाग लगा दीजिए। देखो इस 1/x को मैंने इसमें भाग लगाया, 1/x को मैंने इसमें भाग लगाया, 1/x का गुणा किया, और 1/x को मैं इसके साथ गुणा करूंगा। आप कहीं भी कर सकते हो ना, लेकिन कहीं का मतलब ये नहीं है कि सवाल हल हो, सवाल हल होना चाहिए, नहीं सवाल बर्बाद हो जाएगा। देखो 2 साइन x डिवाइड बाई x स्क्वायर डिवाइड बाई x 2x डिवाइड बाई x सेक स्क्वायर x 1 0। हाँ ये बिल्कुल दिमाग लगाना। देखो यार जिस दिन मैं इसमें लिमिट डालूंगा, लिमिट दिमाग लगाना, f डैश x लिमिट, इसमें हम लिमिट डाल रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 f डैश x डिवाइड बाई x। देखो मैं इधर लिमिट नहीं डाल रहा हूँ, भेजा लगाना। जिस दिन लिमिट होगा उस दिन x की जगह आप 0 डाल दोगे, और साइन x बटे x का मान 1 होता है, भेजा लगाना। मैं लिमिट एडजस्ट कर रहा हूँ इधर की तरफ, लिमिट डाल रहा हूँ इसमें। साइन x बाई x की वैल्यू 1 होती तो -1 आ गया, साइन x बाई x की वैल्यू 1 होती तो 2 आ गया, tan x बाई x की वैल्यू 1 होती, कक्षा 11 क्लास, यहाँ 1 आ गया, x की जगह 0 डालूंगा तो 0 आ गया, x की जगह 0 डालूंगा 0 आ गया, x ये 0 है 2x, x की जगह 0 डालूंगा ये 1 आ गया। क्या समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाना, अब बेजा लगाना, इधर सुनना, इधर सुनना, ठीक।
देखो यहाँ x से x कट गया, यहाँ x से x कट गया, यहाँ x से x कट गया। अब यार दिमाग लगाना, इस पर मैं लिमिट भी ना डालूं, दिमाग लगाओ, लिमिट भी ना डालूं तो यहाँ कितना आया 1 2 1 1 2 1 आया। यार लिमिट साला क्या करेगा, C2 बराबर C3 आ गया। देखो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, तो ये डिटरमिनेंट ऑलरेडी 0 अपने स्थिति में आता लिमिट लिमिट। देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग दिमाग दिमाग। देखो sin x बाई एक्स की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई। यहाँ x आया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ 1 आया। sin x बाई एक्स यहाँ 2 आया, लिमिट देखो आगे में लिमिट कहो तो मैं लिमिट डाल दूँ, लिमिट डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से कहो तो इसमें भी लिमिट डाल दूँ, आप समझना, इसमें भी चलो मैं लिमिट इसमें भी डाल दे रहा हूँ। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 तो 2, tan 0 की वैल्यू 0, यहाँ 1 2 1 1 2 1, चलो लिमिट डाल दिया। इसमें लिमिट डालूँ तो cos 0 की वैल्यू 1, sin x बाई एक्स 1 होता है तो वैल्यू 2, sec 0 की वैल्यू फिर 1, तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, यहाँ 0 डालूंगा तो 0 आ गया। यहाँ x कट गया था, x कट गया, एक घात बचेगी तो x की जगह 0 आ गया। यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ x कट गया तो 2 आएगा। यहाँ क्या है 1, यहाँ 1 0। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना। यहाँ पे देख रहे हैं C2 बराबर C3 है तो ये डिटरमिनेंट 0 हो गई, ये डिटरमिनेंट 0 हो गई। और यहाँ पे देखना, यहाँ C1 बराबर 1 2 0, C1 बराबर C3, ये डिटरमिनेंट 0 हो गई। पूरा पहाड़ा इसमें है तो इसमें पहाड़ा पढ़ लेते हैं, वो डिटरमिनेंट 0 होगी। इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं C3 के, तो यहाँ का साइन प्लस होगा, ये उड़ जाएगा, क्या आएगी वैल्यू -1 2 1 0। बाकी आपको पता है ये दो अंडा लग जाएंगे 0 + 0, देख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा भेजा लगने वाले क्वेश्चन है। आप तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए, करना तो पड़ेगा बेटा, ना करेंगे तो क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। अर्थात लिमिट x टेंड टू 0 f डैश x डिवाइड बाई x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वैल्यू 0 -2, ओवरऑल वैल्यू -2, ओवरऑल वैल्यू इसकी -2 आ गई। अब आप क्वेश्चन थोड़ा सा बारीकी नज़रों से देखिएगा, रोक के वीडियो को, तब आपको क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल की कहानी लीनियर इक्वेशन सिस्टम में सॉल्व कराऊंगा, कल की क्लास में मैं कुछ नया बताऊंगा आपको, लीनियर इक्वेशन सिस्टम सॉल्व कराऊंगा क्रैमर रूल से। एक नया रूल आप कल से पढ़ने को पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, डेल्टा इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin 2 अल्फा, sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस गामा, ठीक, sin बीटा प्लस अल्फा, sin 2 बीटा और sin अल्फा प्लस बीटा, फिर इसके बाद sin गामा प्लस अल्फा, sin गामा प्लस बीटा, sin 2 गामा, sin 2 गामा। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, मैं आपको समझाने की बेहद कोशिश करता हूं कि इसका क्या नियम कानून है, मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखो यार, भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना है। ये sin 2 अल्फा का मतलब क्या होता है, sin अल्फा प्लस अल्फा, समझ गए। अरे sin अल्फा प्लस अल्फा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, sin a cos b, मतलब sin अल्फा sin a cos b cos अल्फा, अब प्लस cos अल्फा sin अल्फा, समझ गए होंगे यार, ठीक, cos अल्फा sin अल्फा, ठीक। अरे इसका फार्मूला क्या होता है, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, उसी को मैंने 2 बार जोड़ दिया, समझ गए। इसका फार्मूला खोल दीजिए, sin बीटा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin बीटा। यार एक्सपेंड कर दो, बिना आंख मूंद के एक्सपेंड कर दो, बात खत्म करो, फिर मैं समझाता हूँ। sin गामा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin गामा, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा,
इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन बीटा कॉस बीटा, दोबारा फिर से उल्टा लिख दो, कॉस बीटा साइन बीटा, आ गया होगा समझ। इसको साइन बीटा प्लस बीटा करके खोलना तो यही स्टेप बन जाएगा। फिर ये क्या आएगा, साइन गामा कॉस बीटा कॉस गामा साइन बीटा, फिर क्या है, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा, फिर क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 2 गामा कैसे खोलेंगे, साइन गामा कॉस गामा प्लस कॉस गामा साइन गामा। तो क्या, अब इसकी उल्टा थिंकिंग पकड़ना है, रिवर्स थिंकिंग, उल्टा इस क्वेश्चन को पकड़ना है। एक क्वेश्चन और मेरी सीट में था, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैंने और सीट में कराया था, इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने और कराया था। देखो, अब क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करना सब लोग मिलके क्वेश्चन को डील करने की कोशिश हम लोग करेंगे। करना क्या है आपको मैं समझाता हूं। देखो, उल्टा प्रोसेस क्या है, अभी मैं तुरंत इसको समझा देता हूं, आप परेशान मत होइएगा। इसको आपको लिखना क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ 0 0 0 लगा देना, बीच में मल्टीप्लाई देना, ठीक। ये क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा 0, कॉस बीटा साइन बीटा 0, कॉस बीटा साइन बीटा 0, और फिर डालना है कॉस गामा साइन गामा 0। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना, इसी के बराबर लग जाएगा। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा। देखो यार, इन दोनों को प्रोडक्ट करके ये लाना आसान है, लेकिन उल्टा बेजा लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए। ये आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो या डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हो, सेम व्यवहार करता है। आप ऐसे उंगलियों को ऐसे पलटाएंगे तो यहाँ क्या भरेंगे, कॉस अल्फा, जरा समझना, क्या भरेंगे, कॉस अल्फा, यहाँ पे भरेंगे साइन अल्फा, यहाँ पे 0। देखो, गुणा करो, कास अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा, देखो ये कास अल्फा साइन अल्फा, लिखो कास अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा, ये 0 आ गया। फिर क्या है, कास अल्फा साइन बीटा, ये लिखा होगा, देखो कास अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कास बीटा प्लस 0, कुल मिला के एग्जिस्ट कर गया। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू खुल जाएगी। अब जरा दिमाग लगाइए, इसमें R3 में 0 है, सॉरी C3 में 0 तो वैल्यू 0 हो गई, और इसमें R3 में 0 तो वैल्यू 0 हो गई, तो ओवरऑल लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन नोट दिस स्टेप, इस स्टेप को ध्यान रखें, नहीं क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा। तो ये भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समराइज करना आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो, एक पैटर्न आता है कि यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, कास अल्फा कास बीटा कास गामा है, तो यहाँ देखो साइन कास अल्फा साइन अल्फा। थोड़ा सा आप ये क्लिक कर लीजिएगा, किसी तरह आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, नहीं दिक्कत होगी। चलो, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया। वैल्यू इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 आ गई, लेकिन इसके बाद ये प्रोसेस आप ध्यान रखें, नहीं क्वेश्चन गड़बड़ होगा आपसे। चलो आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, इफ कैपिटल M इज 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट M इज इक्वल टू 1 एंड M बराबर आइडेंटिटी, देन प्रूव दैट DET कैपिटल M माइनस I इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेंस में आया है कई बार, सारे मैंने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन जो मेंस में पूछे जा चुके हैं, ताकि मैं आपके साथ कुछ तो थोड़ा बहुत कर पाऊँ। जितना मेरे पास देखिए समय होता है, तो उस पूरे समय को मैं यूटिलाइज करने की कोशिश हमेशा करता हूं कि आपको बोर्ड लेवल के साथ साथ कुछ कंपटीशन लेवल के भी मैं सवाल करा पाऊँ। आपको पता है, समझ में आ गया।
तो ये कक्षा 13 का जो स्टूडेंट होता है, जो 12 पास करके फिर बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है, लेकिन आप साथ साथ कवर करिए यार, जो मैं कवर कर रहा हूं आप भी कवर करो। देखो अब ऑफलाइन कोचिंग भी चलेगी तो इसी तरह यूट्यूब में मैं कंपटीशन लेवल के पढ़ाई कराता रहूँगा, तो आप पढ़ते रहिएगा, आपको कॉन्सेप्ट तो ऑफलाइन में देता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कहना है, ये प्रूफ करना है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है, ठीक, पहली बात तो हमें ज्ञात क्या है, गिवन दैट क्या है, देखना गिवन दैट, सुनना, दो बातें पता है, एक तो डिटरमिनेंट m की वैल्यू 1 है, आवश्यकता पड़ने पर मैं इसको पटकूंगा, m की पावर t, जरा सुनना, m की पावर t इंटू एम इक्वल टू 1 है, समझना, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, नहीं i है, सॉरी, ठीक, m की पावर t इंटू एम बराबर i। अब सुनना, भेजा लगाएगा, ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए नाउ देखो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, प्रूफ हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं करना, डी टी का मतलब डिटरमिनेंट m इंटू आई, ठीक। अब i की जगह मैं वैल्यू क्या डाल दूं, आप दिमाग लगाइएगा, तो डी टी m माइनस आई बराबर क्या है, m की पावर t इंटू एम। क्या मेरी बात समझ में आ रही, यहाँ तक किसी को दर्द नहीं, अच्छा। कल की क्लास में क्या पढ़े हैं, डी टी, ठीक, फिर यम यहाँ से कॉमन ले लूँगा, जिस दिन यम कॉमन लूँगा तो यहाँ आई आ जाएगा, इतना तो पढ़े हैं आप, अच्छा, एक नहीं बचता, आई बचता है, यहाँ आई जब अकेले आई, यहाँ क्या आ गया, m की पावर t, आई माइनस m की पावर t आ गया। अब आपको पता है कि dt अलग अलग खुल जाता है, तो ये dt m अलग आ गया, और ये dt i माइनस m की पावर t आ गया। अब लॉजिक पकड़ना, ठीक, अब लॉजिक पकड़ेंगे, dt m की वैल्यू क्या, अच्छा मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, आप घबराने की जरूरत नहीं, ये dt m है ना, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ये det m को ही डिटरमिनेंट m पढ़ते हैं, तो ये dt m की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये भाग गया, ऐसा नालायक निकल गया, किसी लायक नहीं बचा, i माइनस m की पावर t, कुछ ऐसा लॉजिक पकड़ में आया। अब यार दिमाग क्या लगाना है, देखो दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो मजा आ जाएगी। देखो है क्या, dt, अब यहां से अच्छे बच्चों को क्वेश्चन क्लिक करेगा जो थोड़ा सा भेजा रखते होंगे, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप समझिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं देने वाला कि आपको तकलीफ पहुंचेगी, ऐसा कुछ नहीं है यार, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब मैं प्रॉपर्टीजों की तरफ जाऊंगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। det m माइनस आई की वैल्यू के लिए मैं खेल रहा हूं, आपको पता है i का ट्रांसपोज i के बराबर ही होता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं i का ट्रांसपोज कर दिया। अरे कुछ नहीं किया भैया, यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, i की पावर t इक्वल टू आई होता है, तो मैंने i की वैल्यू i की पावर t लगा दिया। अब मुझे इतनी बात मुझे भी पता है कि मैं इसको i माइनस m ट्रांसपोज बाहर दे सकता हूं, तो मैंने ट्रांसपोज बाहर दे दिया, मैंने किया क्या, ट्रांसपोज बाहर दे दिया। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, m क्या है कि 3 क्रॉस 3 की, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि m क्या है, m 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ 1 है, इसका मतलब m ऑलरेडी यूनिट मैट्रिक्स है, यदि देखा जाए तो m ऑलरेडी यूनिट मैट्रिक्स है, आपको पता होगा। अच्छा दूसरी बात आप ये पढ़ें, जरा दिमाग लगाइए, आप देखिएगा dt है, इसको देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, a की पावर t की वैल्यू वही होती है जो, जरा बात दिमाग लगाएगा, a की पावर t की वैल्यू वही होती है जो a की वैल्यू होती है, अर्थात जब dt के ऊपर ट्रांसपोज लगा होता है तो कोई मतलब नहीं, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, dt कल की प्रॉपर्टी जमा जाएगा बराबर dt है। इसका मतलब लॉजिक क्या है कि कभी भी ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए तो आप इसकी वैल्यू निकालिए, अर्थात ट्रांसपोज बेवकूफ बनाने वाला धंधा है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अच्छा दिमाग लगाना, देखो भेजा लगाइएगा। अब यहां से बड़ा मुश्किल काम है कि मैं आपको समझा कैसे पाता हूं, क्योंकि उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा।
आएगा, समझ में आएगा। देखो M किस 3 क्रॉस की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब है क्या, I जो होगा उसका आर्डर भी 3x3 का है। भेजा लगाना, भेजा लगाइएगा, भेजा लगाइएगा, ठीक। हाँ, अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाइएगा। और ये किसका आर्डर है, ये माइनस के एम है, I माइनस के एम। तो I भी मैट्रिक्स है, M भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आपस में कब सब्ट्रैक्ट होती हैं, जब दोनों का आर्डर सेम। इसका मतलब यार लॉजिक तो पकड़ में आ गया। लॉजिक क्या पकड़ में आया कि I और M का जो आर्डर है वो 3x3 का होगा, क्योंकि M का आर्डर 3x3 दे चुका था, इसलिए I का आर्डर भी 3x3 होगा। इसका मतलब लॉजिक क्या है, जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगा। DET M माइनस आई लिखा रहने दूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ DET, और यहाँ से माइनस चिन्ह मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, M माइनस इसको I कह दे रहा हूँ, M माइनस I कह दे रहा हूँ, ठीक। अब बात समझना, कल की क्लास याद करिए, K इंटू ए की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, क्या होती है, K की पावर N इंटू डिटरमिनेंट A, जहाँ N क्या है, अवयव A का आर्डर है। अर्थात जरा दिमाग लगाइए, यहाँ K की जगह क्या भरा हुआ है, दिमाग लगाना, देखो इसका लॉजिक पकड़ना। यहाँ K की जगह -1 भरा हुआ है, A, ये पूरा A थोड़ी देर के लिए A समझ लो, K की जगह -1 भरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा K की जगह कितना है, -1, तो ये क्या होगा, -1 की पावर N, N का मतलब आर्डर, और M माइनस आई का आर्डर क्या है 3, और डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का मतलब DT। फिर समझना, तो ये आपको कल मैं प्रॉपर्टीज, मैंने आपको खेल खिलाया था प्रॉपर्टीज का, आप महसूस करो इसको, कुछ ऐसा महसूस करो, यहाँ -1 इंटू इसको महसूस करो M माइनस का I, तो खेल इसका क्या है, खेल क्या है, K की जगह ये है, तो माइनस K मतलब K की पावर N का मतलब इस मैट्रिक्स का आर्डर, तो इस मैट्रिक्स का M माइनस आई का आर्डर क्या है 3x3, तो इसका आर्डर 3 हो गया, और मैट्रिक्स बाहर फेंक दूं। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जरा दिमाग लगाना, इससे समझने की कोशिश करना, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक। इसका मतलब कि M माइनस आई का जो आर्डर है वो 3x3 का आर्डर है, और जो डिटरमिनेंट के अंदर कांस्टेंट पड़ा होता है वो K की पावर N होता है, और K की जगह -1 है, N होता है डिग्री। इसका मतलब ये -1 की पावर 3 dt M माइनस आई, ठीक, M माइनस आई। मैं कॉन्सेप्ट लिखे जा रहा हूँ वाला, अरे इतना आसान क्वेश्चन थोड़ो है, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि K इंटू ए की वैल्यू होती है K की पावर N, डिटरमिनेंट है, जहाँ N अवयव, जहाँ N अवयव A की कोटि है। कल एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, इधर सुनेगा, इधर से लिखो, नोट दिस स्टेप, वहां समझना। कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा कि क्या सर जी बहुत कठिन कठिन सवाल है, तो M माइनस आई -1 की पावर 3 माइनस dt M माइनस आई, इधर जोड़ के 2 dt M माइनस आई इक्वल टू 0 पटक गया, 2 का इधर भाग हो गया, dt M माइनस आई इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन प्रूव्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इसको मैं स्टार लगा दिया, ये आपके प्राण लेकर दिया आ जाएगा, कहाँ आएगा, बोर्ड लेवल में नहीं आना वाला, ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे नहीं आना। कल की मेरी क्लास क्या होगी, क्रैमर रूल, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब इसके बाद जो सीटें पड़ी हुई हैं, 3 सीटें हैं आपके पास, इंग्लिश मीडियम सीटें होंगी, मैट्रिक्स पार्ट 1, मैट्रिक्स पार्ट 2, मैट्रिक्स पार्ट 3। तो कल मैं मैट्रिक्स पार्ट 2 की सीट को खोलूंगा, कृपया हो सके तो आप फोटोकॉपी करा लें। 7 मई की पोस्ट है, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसी चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक डालूंगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। सभी बच्चे यूट्यूब और टेलीग्राम में जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या मैसेज होता है, क्या प्लानिंग होती है, मैं आपको यूट्यूब और टेलीग्राम माध्यम से आपको संपर्क करूंगा। तो मिलते हैं कल इसी समय, धन्यवाद।